पुस्तक का नाम विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण। भोगवादी चिंतन शैली को पलटना होगा। अपराधों के बारे में जो सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं वे इस तथ्य का प्रमाण हैं कि अपने देश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस के प्रतिवेदनों के अनुसार मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद में 1976 की तुलना में 1977 में अपराध अधिक हुए। सर्वाधिक अपराध मुंबई में दर्ज किए गए। शेष शहरों में उपर्युक्त क्रम से ही अपराधों की संख्या कम दर्ज है। बम्बई में जनवरी, फरवरी और मार्च 1977 इन 3 महीनों में 8,260 अपराध पुलिस के रोज नामचे में अंकित किए गए। इससे कहीं अधिक अपराध ऐसे भी होते हैं जो नागरिकों की उदासीनता, पीड़ित पक्ष के मन में पुलिस के आतंक या आक्रामक पक्ष का पुलिस पर प्रभाव, दबाव अथवा किसी प्रलोभन के अभाव में पुलिस की अनिच्छा आदि कारणों से दर्ज नहीं किए जाते। शासकीय आंकड़ों के अनुसार सन 1977 के आखिरी महीनों में ही देश में हत्याओं की संख्या बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकुओं की संख्या बढ़ी। रेल यात्रा और राजमार्गों पर बसों से यात्रा अधिक असुरक्षित हो गई। गुंडागर्दी और बाल अपराध भी बढ़े तथा शासन के विरुद्ध रोष प्रदर्शन की आड़ में अराजक तत्वों की उपद्रवी गतिविधियां भी बढ़ी, जो कि वस्तुतः राजनीतिक कम आपराधिक अधिक हैं। दंगे को प्रायः सांप्रदायिक रूप दिया जाता है, किंतु उनकी तह में जाने पर यही स्पष्ट होता है कि प्रायः किसी शहर कस्बे के कुछ गुंडे, उद्दंड किस्म के मनचले आवारा नौजवान सर्वथा निजी कारणों से अपनी उन्मत्त गतिविधियों के द्वारा इन दंगों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान को अब तक अन्य राज्यों की तुलना में शांत राज्य माना जाता था, किंतु 1977 के वर्ष में वहां भी अपराधों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई। 1977 के वर्ष में जयपुर में 56 हत्याएं तथा 8,500 से अधिक अन्य अपराध अंकित किए गए। उदयपुर में 5,200 अपराधों के अतिरिक्त 43 हत्याओं के मामले दर्ज हुए। कोटा में भी अपराधों की संख्या लगभग उदयपुर जैसी ही रही। हत्याएं 45 दर्ज की गईं, जबकि गंगानगर में हत्याओं की संख्या जयपुर के बराबर अर्थात 57 रही। पाश्चात्य चिंतन शैली के अभ्यस्त कई समाजशास्त्रियों के अनुसार हत्याओं और अपराधों में यह वृद्धि आवश्यक है, क्योंकि भारतीय समाज आज संक्रमण काल से गुजर रहा है और औद्योगिक क्रांति के दबाव से नए सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं। आर्थिक दबाव यानी गरीबी और शहरीकरण जनित गुमनामी यानी अपरिचित की सुविधा के मुख्य कारण बताए जाते हैं। सामाजिक जागरूकता की वृद्धि गरीबों में धनिकों के प्रति क्षोभ उत्पन्न करती है तथा शहर में एक दूसरे के कुलशील ठौर ठिकानों का अता पता न होने से अपराध कर गुमनाम हो जाना आसान हो जाता है। ऐसा इन समाजशास्त्रियों द्वारा विश्लेषित किया गया। यदि विपन्नता और संपन्नता की भीषण विषमता से उत्पन्न तनाव अपराधों का मुख्य कारण रहा होता तो अमेरिका में इस तनाव का अभाव है, तब वहां गंभीर अपराध नहीं होने चाहिए, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। अमेरिका में प्रति आधा घंटे में एक हत्या हो जाती है। दूसरी ओर यदि गुमनामी या अपरिचय की असुविधा स्वाभाविक रूप में अपराध वृत्ति को उभारने वाली हुआ करती तो तीर्थ यात्री भी अपरिचित स्थानों पर जाकर अपराध किया करते, जबकि वे लोग तीर्थ यात्रा के दौरान सामान्य से अधिक ही उत्कृष्ट आचरण का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है कि अपराधों की जड़ साधनों की प्रचुरता या अभाव अथवा अवसरों की उपलब्धि से संबंधित नहीं है, अपितु वह मानवीय चिंतन से संबंधित है। सामाजिक परिवेश अवरोधों के लिए उत्तरदायी तो है, किंतु सामाजिक परिवेश का अर्थ समाज का भौतिक ढांचा या समाज में साधनों उपकरणों का औसत नहीं है, अपितु समाज में किन गुणों, मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा है, इससे सामाजिक परिवेश बनता है। जब तक सामाजिक परिवेश मानसिक उद्वेगों को बढ़ाने वाला रहेगा, समाज में उद्धत आचरण और अपराध क्रम बढ़ते रहेंगे। वातावरण में ही व्यक्तियों का अंतरंग और बहिरंग ढांचा ढालने की क्षमता होती है। यदि वर्तमान ढांचे अस्वस्थ, असुंदर और अशिव रूपों का निर्माण करने वाले प्रतीत होते हैं, तो उनका स्वरूप परिवर्तित करने की ही आवश्यकता है। छोटी श्रेणी के पशु मात्र शरीर स्वार्थ पूर्ति के लिए हत्याएं करते हैं, किंतु मनुष्य तो ऐसी भी हत्याएं और अपराध करते देखे जाते हैं जिनसे ना तो उनके शरीर को कोई लाभ पहुंचता है और ना ही मन को। यह चिंतन भावनाओं की विकृति ही नहीं है तो और क्या है। आपराधिक प्रवृत्ति भय, आशंका, अविश्वास, घृणा और क्षोभ की अधिकता से बढ़ती है।
इन पर रोक लगाने का काम अंतःकरण की वे आस्थाएं ही कर सकती हैं जिन्हें आस्तिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सदाशयता, सद्भावशीलता, संस्कार संपन्नता के रूप में जाना जाता है। सरकारी रोकथाम से बात अधिक बनती नहीं। सरकारी रोकथाम के आधार कानून, औजार और पुलिस हैं। विकृत वातावरण में ये दोनों ही उद्देश्य पूर्ति में विफल, अक्षम सिद्ध हो जाते हैं। यह शिकायत आए दिन की जाती है कि पुलिस प्रशासन में ईमानदार, निष्ठावान लोगों की कमी है, परंतु सोचने की बात यह है कि पुलिस आसमान से नहीं टपकी। पुलिस के लोग और जनता एक ही ढांचे की उत्पत्ति हैं। पुलिसमैन, अपराधी तथा पीड़ित तीनों ही साथ साथ गांव की धूल भरी पगडंडियों में, हरे भरे खेत खलिहानों के बीच बाढ़ और सूखे की मार सहते हुए बढ़ते हैं और फिर कस्बों, शहरों के मोहल्ले में साथ साथ खेलते घूमते बड़े होते हैं। यदि उस वातावरण में ही करुणा, संवेदना, कोमलता की भावनाएं ही उभारने वाले तत्व पर्याप्त मात्रा में रहे तो अपराध की प्रवृत्तियां कभी भी बढ़ नहीं सकती। जहाँ तक कानूनों की बात है, हर काम के विरुद्ध कानून है। अपराधियों के लिए जेल, पुलिस, न्यायालय की पूरी व्यवस्था है। जांच पड़ताल के लिए गुप्तचरों का सरकारी तंत्र है। इन सब पर भारी खर्च भी होता है, किंतु अपराध दिन दहाड़े जारी हैं और बढ़ रहे हैं। 50% अपराध तो अंकित ही नहीं कराए जाते। जो दर्ज होते हैं उनमें भी 10% पकड़ में नहीं आते। जितने लोग पकड़े जाते हैं उनमें से 3/4 तिकड़म, तरकीब, धन, आतंक, प्रभाव, दबाव से छूट जाते हैं। दंड प्रक्रिया दुरूही है। एक साधनहीन को न्याय पाना कठिन हो जाता है। निस्संदेह पुलिस, न्यायालय, कारागार सभी की अत्यधिक आवश्यकता है, किंतु अपराधों की रोक इतने भर से नहीं हो सकती। ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां तो अनीति, अत्याचार की वृद्धि पर कुछ सीमा तक रोक लगा सकती हैं। मुख्य आवश्यकता उन दुष्प्रवृत्तियों की प्रेरणा के आधारों को ही समाप्त करने की है जो इन अपराधों तथा न्याय व्यवस्था में होने वाली चालाकियों के लिए उत्तरदायी है। जब तक अधिसंख्य जनता का मन दुष्प्रवृत्तियों को पकड़े रखेगा, तब तक अपराधों की बाढ़ सामाजिक बंधनों, मर्यादाओं को इसी प्रकार तोड़ती रहेगी। सर्वसाधारण अपराधियों और पुलिस को कोसकर अपने को कर्तव्य मुक्त तथा सज्जन मान बैठते हैं। इस भयानक भ्रांति का कारण भी चिंतन की विकृति ही है। अपराध, अन्याय और अनीति का मौन दर्शक बना रहकर वह उसमें सहयोगी हो रहा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आती। इसका कारण भी चिंतन की विकृति ही है। आधे दिन सड़क से युवतियों, महिलाओं को 2-4 गुंडे अपहृत कर ले जाते हैं और सैकड़ों लोग तमाशा देखते रहते हैं। दिन दहाड़े मारपीट, खून खराबा मचाया जाता है और हजारों की भीड़ सहमी सिमटी सब ताकती रहती है। यह सब अंतः क्षेत्र में घुसी कायरता के अतिरिक्त और क्या है? कायरता और आक्रामकता जुड़वा बहने हैं। भीतर से कायर व्यक्ति ही कमजोरी के प्रति आक्रामक होता है। इसी प्रकार स्वार्थंधता और निष्ठुरता में घनिष्ठ संबंध है। स्वार्थंध व्यक्ति सदैव निष्ठुर होता है, असंस्कृत व्यक्ति करुणाहीन होता है तथा जिसे नीति में आंतरिक निष्ठा नहीं है वह अपराधी होगा ही। वस्तुतः अपराधों का क्रम न्याय संहिता की परिधि की पहुंच से बहुत पहले आरंभ होता है। जिन कार्यों के लिए दंड संहिता में कोई व्यवस्था नहीं है वे ही अपराधों के उद्गम केंद्र हैं। आलस्य, प्रमाद, असंयम, अशिष्टता, उद्धत आचरण, द्वेष, दुर्भाव, कुदृष्टि, कुभाव, कटु भाषण, अस्त व्यस्तता, नशा पानी, अस्वच्छता, अनुशासनहीनता जैसी अवांछनीयताएं सरकारी अंकुश से भले ही मुक्त हैं, पर वस्तुतः अपराधों की कारणभूत उत्तेजनाएं इन्हीं से पनपी फैलती हैं। यही अनिच्छाएं बढ़कर विध्वंसक अपराधों, विभीषिकाओं का रूप ले लेती हैं। नैतिक और नागरिक मर्यादाओं का निरंतर उल्लंघन तथा मानवीय संवेदनशीलताओं का नितांत अभाव ही अपराधों का वास्तविक आधार और प्रेरणा केंद्र है, क्योंकि यही आदमी को धीरे धीरे खोखला, हीन और संकीर्ण बनाती हैं, जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपराध करने और सहने के रूप में सामने आती है। जिन्हें स्तरहीनता, परपीड़न और मर्यादाहीनता में कोई संकोच नहीं होता, वे अनास्थावादी लोग ही अपराधी बनते, गुंडागर्दी अपनाते, आतंक उत्पन्न करते तथा चोरी ठगी पर उतारू रहते हैं। यह अभ्यास उन्हें हत्या, बलात्कार जैसी नृशंस क्रूर कर्म में भी निर्लज्ज बनाए रहता है। अतः अपराधों की बाढ़ से बचने के लिए अनैतिकता के आरंभिक विकास पर दृष्टि डालनी चाहिए
और उसे ही रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। भोग की निरंकुश भूख और मन की मनमानी उछल कूद को ही जिस समाज में स्वाभाविक मान लिया गया, वहां हिंसा, क्रूरता और अपराध अवश्य भावी है। अतः आवश्यकता आस्थाओं के परिष्कार की, अंतःकरण के उत्सर्ग की है। अंतःकरण को सुसंस्कारित बनाने, अध्यात्म को प्राण प्रतिष्ठा का महत्व समझाने की है। कहने वाले प्रायः कहते हैं कि अध्यात्म से क्या होगा, उससे धन तो मिल नहीं जाएगा। उन्हें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म से धन नहीं, मानसिक वर्चस्व, आत्म शांति, आत्म संतोष, वास्तविक आनंद मिलेगा, जो धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, साथ ही जो धन के संरक्षण सदुपयोग के लिए भी आवश्यक है। अराजकता, असामाजिकता की चपेट से धन भी बचा नहीं रह पाता। सुख शांति तो उस स्थिति में कभी मिलती ही नहीं। मनुष्य मूलतः अपराधी, अविश्वासी, असहयोगी और असंवेदनशील नहीं होता। इसके विपरीत मनुष्य स्वभाव में संवेदन, सहकारिता तथा सदाशयता भी कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसी स्थिति में अपराधों की वृद्धि का कारण विकृत चिंतन और दूषित दृष्टिकोण के अतिरिक्त और क्या है? स्पष्ट है कि मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने की ओर यदि ध्यान दिया गया होता तो आज की वस्तु स्थिति बदलने की नहीं। भोगवादी दृष्टिकोण वाले समाज में गतिविधियों का अर्थ भी नाच गाने, कामोत्तेजना और सस्ते मनोरंजन तक सिमट कर रह गया है, किंतु वास्तविक सांस्कृतिक गतिविधि वह है जो व्यक्ति को सांस्कृतिक चेतना से संपन्न, सुसंस्कारित बनाए, उसमें सिद्धांतों, विचारों की समझ पैदा करे और सही दृष्टि से जब तक व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने की ओर ध्यान दिया जाएगा, उसकी भौतिक वृत्तियों को ही प्रधानता देकर उछाला जाता रहेगा, तब तक समाज में पशु प्रवृत्तियों का प्राधान्य ही बना रहेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अपराधियों को दंड देने और अपराधों की धरपकड़ पर जितना ध्यान दिया जाए और खर्च किया जाए, सांस्कृतिक चेतना के प्रहार हेतु उससे अधिक ही हो। इसे ही आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण प्रसार कहा जाता है। जब तक उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श आचरण की महत्ता व्यक्ति के अंतःकरण में अंकित नहीं होगी, अपराधों की वास्तविक रोकथाम और समाप्ति संभव नहीं होगी। अगला शीर्षक है, दूरदर्शिता का पल्ला कभी न छोड़ें। संसार में अच्छे लोग हैं और बुरे भी, परिस्थितियां अनुकूल हैं और प्रतिकूल भी। इन दोनों ही संतुलन में सामंजस्य बिठाकर चलने वाले व्यक्ति जीवन में सफल रहते हैं तथा इस विश्व वसुधा का वास्तविक आनंद उठाते हैं। कठिनाई सामंजस्य के अभाव में पड़ती है। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे व्यक्तियों तथा कई गुजरी परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्नचित रहा जा सकता है, जबकि मानसिक संतुलन एवं सूझबूझ के अभाव में अच्छे व्यक्तियों एवं अनुकूल परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी कितने ही व्यक्ति खिन्न, व्यग्र एवं अशांत बने रहते हैं। यह असंतुलन का ही परिचायक है। ऐसे व्यक्ति जीवन के छोटे मोटे आघातों को भी नहीं सहन कर पाते। छोटी छोटी बातों एवं सामान्य विरोधों के कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं और इनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता अनुकूल परिस्थितियों एवं व्यक्तियों पर निर्भर करती है। व्यवहारिक जीवन में आई सामान्य कठिनाइयों को भी वे पहाड़ जैसा देखते हैं। उनके कारण एवं निवारण ढूंढने के स्थान पर खिन्न एवं निराश बने अपनी असमर्थता का रोना रोते रहते हैं। बेसब्री एवं व्यग्र स्वभाव का अंग बन जाने के कारण प्रस्तुत समस्या का जो हल थोड़ी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता के आधार पर निकल सकता था, वह भी असंभव हो जाता है। भली बुरी परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रस्तुत होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। मनुष्य के मानसिक संतुलन, धैर्य एवं दूरदर्शिता की परख प्रतिकूल अवसरों पर ही होती है। जब तक प्रतिकूल अवसर ना आए अथवा बुरे व्यक्ति से सामना ना पड़े, तब तक किसी भी व्यक्ति की सूझबूझ की परख कर सकना संभव नहीं है। वास्तविकता की परख तो कठिन अवसरों पर ही होती है। किसमें कितना धैर्य एवं सूझबूझ है, इसका मूल्यांकन प्रस्तुत संकटों के आधार पर किया जा सकता है। मानसिक संतुलन बना रहे तो हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। कठिनाई असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है।
सामान्य और असामान्य व्यक्तियों में अंतर उनकी बौद्धिक क्षमता का नहीं, मन संतुलन का होता है। दूरदर्शी विवेकशील पुरुष प्रस्तुत संकटों अवरोधों का अध्ययन बारीकी से करते तथा अपना संतुलन बनाए रखते हुए समाधान ढूंढते हैं। फलतः अभिष्ट प्रयोजनों में सफल होते हैं। व्यक्ति एवं परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की अधिकांश समस्याएं व्यक्तिगत सूझबूझ के अभाव के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे व्यक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता, अंततः वे भी अनुवर्ती हो जाती हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की इस घटना से प्रेरणा ली जा सकती है। लिंकन की पत्नी उग्र स्वभाव की थी, जिसके कारण लिंकन को कई बार उनके कोप का भाजन बनना पड़ा, पर अपनी सहनशीलता एवं संतुलित मन स्थिति के कारण वे कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार लिंकन के सम्मान में एक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें उनकी पत्नी को भी आमंत्रित किया गया। भोज के अवसर पर ही पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद खड़ा हो गया। श्रीमती लिंकन इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि कॉफी का गर्म प्याला लिंकन को दे मारा। कॉफी की छींटें श्रीमती लिंकन के ऊपर भी जा पड़ी। लिंकन ऐसे अवसर में भी मुस्कुराते रहे और अपनी पत्नी के कृत्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टे पत्नी के स्कर्ट पर पड़ी कॉफी की छींटों को रुमाल निकालकर साफ करने लगे। श्रीमती लिंकन आत्मग्लानि से भर उठी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू उभर आए। लिंकन सभा में उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बोले, मेरी पत्नी समय समय पर मुझे सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। पारिवारिक जीवन के छोटे छोटे मतभेदों के फलस्वरूप अपना संतुलन गंवा बैठने वाले व्यक्ति इस घटना से प्रेरणा ले सकते हैं। सामान्य बातों को लेकर कितने ही प्रकार के कलह परिवार में आए दिन होते रहते हैं। उनके मूल में जाने पर पता चलता है कि कारण उतने बड़े नहीं थे जितने कि मान लिए गए। अभाव असामंजस्य एवं स्वयं की सूझबूझ का पड़ता है, जिनके तहत छोटे मतभेद का भी निवारण नहीं हो सकता। तात्कालिक सूझबूझ बनी रहे तो सर्वथा विपरीत उद्दंड एवं उग्र प्रकृति वाले व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्नचित्त बने रहना संभव है। सुकरात के जीवन की घटना है। सुकरात की पत्नी भी उग्र एवं तेज स्वभाव की थी। कार्यों की व्यस्तता के कारण सुकरात को घर लौटने में प्रायः देर हो जाती थी। एक दिन रात गए अपने मित्रों के साथ घर वापस लौटे। उन्हें मित्रों के साथ देखकर पत्नी आग बबूला हो उठी। इतना अधिक क्रोधित हुई कि गंदे पानी से भरी बाल्टी को सुकरात के मुंह पर फेंक दिया। पत्नी के इस कुकृत्य की ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टे मुस्कुराते हुए बोले, अब तक तो बादल गरजते थे, आज बरसे भी हैं। पत्नी का क्रोध उनकी विनम्रता के समक्ष लुप्त हो गया। वह सुकरात से अपने कृत्य पर क्षमा प्रार्थना करने लगी। उस दिन से उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। दैनिक जीवन में भी कितने ही अवसर ऐसे आते हैं जिनके कारण मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, आवेशग्रस्त और क्रोधित हो उठता है। फलतः असंतुलन के कारण कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जबकि संतुलित ढंग से समाधान ढूंढने से सहज ही बचा जा सकता है। संघर्षों के फलस्वरूप होने वाली हानियों को सूझबूझ के प्रयोग द्वारा रोकना इस प्रकार असंभव है। घटना प्राचीन काल की है। यूरोप में द्वंद्व युद्ध को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाने पर कोई भी युद्ध की चुनौती दे देता था, जिसके कारण कितने ही व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसी ही विषम स्थिति एक बार फ्रांस के लुई पास्चर के समक्ष आई। फ्रांस के एक व्यक्ति को किसी बात पर लुई पास्चर के ऊपर क्रोध आ गया। उसने लुई को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दी। पास्चर ने प्रतिद्वंदी से बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा, चुनौती मुझे दी गई है, इसलिए हथियार चुनने का अधिकार मुझे है। मेरे सामने दो बोतलें रखी हैं, एक में साधारण पानी था तथा दूसरी में हैजे के जीवाणुओं का घोल भरा है। एक बोतल मैं पी लेता हूँ, दूसरी बोतल को हमारे प्रतिद्वंदी को पीना चाहिए। जिस सहजता के साथ बात कही गई थी, उन्हें स्वीकार कर प्रतिद्वंदी का सारा गुस्सा समाप्त हो गया। मुस्कुराते हुए पास्चर के गले जा आ मिले। विकट संकट भरी परिस्थितियों में भी तात्कालिक सूझबूझ के सहारे अपनी सुरक्षा की जा सकती है। वॉल्टेयर उन दिनों इंग्लैंड में थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच आपसी संबंध अच्छे न होने के कारण अंग्रेज फ्रांसीसियों की जान के दुश्मन बने हुए थे। वॉल्टेयर एक दिन सड़क से गुजर रहे थे। फ्रांसीसियों की खुली सड़क पर घूमते देखकर
अंग्रेजों ने घेर लिया। प्रस्तुतः संकट में वाल्टियर ने भीड़ को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा कि आप लोग इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं फ्रांसीसी हूँ। उग्र भीड़ ने उत्तर दिया, हाँ। वाल्टियर ने शांत एवं संतुलित स्वर में कहा कि आप चाहें जो करें, पर मेरी एक बात उत्तर दीजिए, क्या यही सजा मेरे लिए पर्याप्त होती है कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ? भीड़ में उपस्थित आक्रमणकारी भी इस सहजता भरे उत्तर के लिए अपनी हंसी ना रोक सके। उन्होंने अपना हिंसक इरादा बदल लिया। सामान्य से लेकर असामान्य संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना दूरदर्शी सूझबूझ के सहारे किया जा सकता है। अपना संतुलन बनाए रहे तो बुरे से बुरे व्यक्ति भी हानि नहीं पहुंचा सकते। व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कला जिसने विकसित कर ली है, वह जीवन भर हर क्षेत्र में सफल रहता है।